मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम की। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के संचालकों की संख्या, उनकी नियुक्ति के ऊपर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस विषय को समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ पारिश्रमिक उनका क्या होता है, उसके संबंध में कंपनी अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सभी विषयों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये विषय विधि के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी अभी एलएलबी की एग्ज़ाम चल रही है और वो लोग जो नेट की, सेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये विषय महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहले बात करते हैं डायरेक्टर की, यानी कि संचालक की। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। ये आप सब लोग जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने सभी कार्य अपने एजेंट के द्वारा करवाती है। चूँकि कंपनी को एक व्यक्ति तो माना है, लेकिन उसको कृत्रिम व्यक्ति माना है और वो अपने काम स्वयं नहीं कर सकती है, तो वो अपने काम किससे कराती है? अपने एजेंटों के, अपने अभिकर्ता के माध्यम से करवाती है, क्योंकि वह स्वयं तो कोई कार्य कर नहीं कर सकती है। अतः वे व्यक्ति जो कंपनी के एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, वो संचालक कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 उपधारा 13 की अगर हम बात करें तो इसमें संचालक के परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार संचालक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हो, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। यानी ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि संचालक, डायरेक्टर का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि कंपनी को चलाने का, उसको संचालित करने का कार्य करता हो और उस स्थान पर वो ग्रहण हो, यानी उस स्थान पर वो बैठा हुआ हो जहाँ से वो कंपनी का संचालन कर सकता है। चाहे उसको आप किसी भी नाम से पुकार लें, बुला लें। अगर हम वेबस्टर शब्दकोश के डेफिनेशन की बात करें तो उसके अनुसार संचालक का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्ति किए जाते हैं। क्योंकि एक कंपनी में बहुत से अंशधारी होते हैं। अंशधारी मतलब शेयर होल्डर, और ये सब अंशधारी कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः कंपनी का प्रबंध कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में दे दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? संचालक कहते हैं, संचालक कहा जाता है। ये प्रभावशाली, विद्वान, व्यवहारिक कार्यों में कुशल तथा धनवान व्यक्ति होते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से संचालक क्या होता है? तो संचालक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी को चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। चूँकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, सभी कंपनी को चला नहीं सकते हैं, और अगर बहुत सारे लोग कंपनी चलाएंगे, यानी कि अगर सब अपनी अपनी बात कहने लगेंगे, तो कंपनी कभी भी नहीं चल सकती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति को संचालक के या किसी और नाम से नियुक्त किया जाता है जो कंपनी को चलाते हैं। और क्या क्या करते हैं? वो कंपनी का पूरा प्रबंध वो देखते हैं। कंपनी उन व्यक्तियों की, यानी संचालकों के हाथ में होती है। कैसे व्यक्ति होना चाहिए? प्रभावशाली व्यक्ति होनी चाहिए, उनको कंपनी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, व्यवहारिक कार्यों की कुशलता उनमें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संचालकों की संख्या की। संचालकों की न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए कंपनी संचालन के लिए? तो कंपनी अधिनियम की धारा 252 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी, यानी एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 और एक प्राइवेट कंपनी, यानी कि निजी कंपनी में कम से कम
2 संचालकों का होना अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी है। इसके बाद आप संचालकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, पर इससे कम नहीं कर सकते हैं। संचालकों की अधिकतम संख्या धारा 258 के अनुसार कंपनी अपनी साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा पार्षद अंतर नियमों में निर्धारित संचालकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगर कंपनी के संचालकों की संख्या को बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है कंपनी अधिनियम की धारा 258 के अनुसार। और कौन बढ़ा सकता है इसको? तो जो एक साधारण सभा होगी कंपनी के जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक साधारण प्रस्ताव पास होगा, और पार्षद अंतर नियम जो है उसमें ये निर्धारित किया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि संचालकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। अब पार्षद अंतर नियम किसे कहते हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कंपनी के संचालक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। संचालकों की नियुक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 253 के प्रावधानों के अधीन केवल एक व्यक्ति ही संचालक नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात फर्म या नियुक्ति संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो निम्नलिखित है। समामेलित संस्था को संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात, यहाँ पर अगर हम सीधे से शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 253 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालकों की नियुक्ति होती है और केवल एक व्यक्ति ही संचालक के रूप में नियुक्त हो सकता है। समामेलित संस्था को संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन हो सकते हैं संचालक के रूप में नियुक्त? तो पहला है प्रबंध संचालकों की नियुक्ति। धारा 254 के अनुसार कंपनी के प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। प्रथम संचालकों का नाम कंपनी के पार्षद अंतर नियम में दिया जाता है। जो पहला संचालक होगा, जो प्रबंध संचालक कहलाएगा, डायरेक्टर कहलाएगा, उसके नाम कहाँ लिखा होता है? कंपनी के पार्षद अंतर नियम में। यदि ऐसा नहीं है तो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही प्रथम साधारण सभा तक संचालक पद पर कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? प्रबंध संचालकों की नियुक्ति। तो प्रबंध संचालक यानी कि पहला ऐसा संचालक जो कंपनी को चला रहा हो, तो उसका नाम कहाँ देंगे? पार्षद अंतर नियम में। पार्षद अंतर नियम क्या होता है वो वीडियो से आप समझ लेना। अगर पार्षद अंतर नियम में कोई नाम नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है उस पार्षद सीमा नियम पर जो मेंबर हस्ताक्षर करते हैं तो उन हस्ताक्षर करने वाले लोगों को ही, व्यक्ति को ही प्रथम साधारण सभा तक संचालक पद पर कार्य करना होता है। वही कंपनी का संचालन करेंगे जब तक कि प्रथम साधारण सभा नहीं हो जाती है और उसमें ये तय नहीं हो जाता है कि संचालक के रूप में कंपनी को कौन संभालेगा। दूसरा है व्यापक साधारण सभा में संचालक की नियुक्ति। प्रथम संचालक सार्वजनिक कंपनी की दशा में जो वैधानिक सभा 1 तक और निजी कंपनी की दशा में प्रथम सामान्य सभा तक कार्य करते हैं। अभी जो प्रथम संचालक हैं ये क्या करेंगे? जो पार्षद सीमा नियम पे जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे वो प्रथम संचालक हो गए। अब प्रथम संचालक किस कंडीशन में हो जाएंगे? जबकि पार्षद अंतर नियम में प्रथम संचालकों का नाम ना दिया गया हो। अब पार्षद अंतर नियम में अगर नाम दिया है तो प्रथम संचालक सार्वजनिक अगर कंपनी है तो उसकी दशा में क्या करेंगे? वो लीगल सभा तक, यानी जो वैधानिक सभा होगी तब तक, और अगर निजी कंपनी है तो उस दशा में कब तक? जब प्रथम सामान्य सभा नहीं हो जाती तब तक कार्य करते रहेंगे। इन सभाओं में संचालकों की पुनः नियुक्ति की जाती है। इनमें से कम 1/3 भाग प्रतिवर्ष बारी बारी अवकाश ग्रहण करते हैं। तीसरा है
अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति। धारा 260 के अनुसार कंपनी के पार्षद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत संचालक मंडल अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। अब कंपनी के जो अंतर नियम है उसके अंतर्गत अगर ये प्रावधान कर दिया जाए कि अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करना है, तो पार्षद अंतर नियम जिन संचालक मंडलों को अधिकृत करती है वो अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन पहला, ऐसा संचालक कंपनी की अगली व्यापक सभा होने तक ही कार्य कर सकेगा। जब तक कंपनी की अगली सभा नहीं होती है तब तक वो काम कर सकता है। अब सभा में आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर सार्वजनिक कंपनी है तो जो सभा होगी उसको वैधानिक सभा कहा जाता है, और निजी कंपनी में जो सभा होती है वो सामान्य सभा या साधारण सभा होती है। दूसरा है, संचालकों और अतिरिक्त संचालकों की संख्या मिलकर कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में वर्णित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जो संचालक है और अतिरिक्त संचालक है इनकी संख्या कितनी होगी? कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में जितनी संख्या बताई गई है बस उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। चौथा है, संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति। धारा 262 के अनुसार अगर बीच में आकस्मिक रूप से संचालक पद के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मंडल द्वारा की जा सकती है। अगर किसी कारणवश मान लो कि एक संचालक की 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है पर बीच में किसी कारण से वह हट गया, उसकी मृत्यु हो गई, जो भी आकस्मिक कारण रहा हो और संचालक का पद रिक्त हो गया हो, तो संचालक मंडल जो है वो उसकी नियुक्ति कर देगा। यदि अंतर नियम अनुमति दे दे तो संचालक मंडल द्वारा अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति भी की जा सकती है। पांचवा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति। धारा 256 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने पार्षद अंतर नियमों के द्वारा अधिकृत होने पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 2/3 संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। अब यहाँ पर जगह जगह पार्षद अंतर नियम की ही बात कही जा रही है, तो आप लोग पार्षद अंतर नियम की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। छठा है, केंद्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति। धारा 408 के अनुसार केंद्र सरकार अधिक से अधिक 2 संचालकों की नियुक्ति कर सकती है और 3 वर्ष के लिए कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है? तो कम से कम 100 अंशधारी या कुल मतदान शक्ति के 1/10 भाग के बराबर अंशधारी इस आशय के लिए केंद्र सरकार को प्रार्थना पत्र देते हैं और केंद्र सरकार को ये बताते हैं कि कंपनी में कुप्रबंध हो रहा है, यानी कुप्रबंध की शिकायत करते हैं। तो 2 कंडीशन है, एक जो अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, जो कम से कम 100 हो, या फिर जो भी मतदान करते हैं उसका 1/10 भाग हो, और वो केंद्र सरकार से प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारे इस कंपनी में एक संचालक की, डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से हो, या फिर वो ये बताते हैं कि कंपनी में बहुत सारा कुप्रबंधन हो रहा है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और वो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर की नियुक्ति करे। तो ऐसी शिकायत मिलने पर या फिर प्रार्थना पत्र मिलने पर केंद्र सरकार 3 वर्ष के लिए 2 संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। 7वां पॉइंट है, अन्य पक्षकारों द्वारा संचालकों की नियुक्ति। यदि कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो बैंक, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, ऋणधारी आदि भी संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि संचालकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिबंध किस आधार पर लग सकते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन संचालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध जो कारण अभी मैं बता रही हूँ उससे लागू होता है। पहला, केवल एक व्यक्ति ही संचालक बन सकता है।
कंपनी अधिनियम की धारा 253 के अनुसार केवल एक व्यक्ति ही संचालक नियुक्त हो सकता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो किसी भी समामेलित संस्था, फर्म या संघ को संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, योग्यता अंश। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 270 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अंश पूंजी वाली कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अंश पूंजी मतलब कि शेयर वाली पूंजी का, जब तक उसने स्वयं अथवा अधिकृत एजेंट द्वारा क्या न किया हो। पहला, संचालक के रूप में कार्य करने की अपने लिखित अथवा हस्ताक्षरित सहमति रजिस्ट्रार के समक्ष या उसके पास प्रस्तुत नहीं कर दी है, तथा दूसरा, योग्यता अंश नहीं लिए अथवा उनको लेने का लिखित वचन नहीं दिया। अंश मतलब शेयर, उतने शेयर जिसमें कि वो कंपनी का संचालक बन सकता हो। तो ये दो चीज़ें अगर उसने नहीं करी हैं तो फिर वो संचालक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। तीसरा, संचालक की अयोग्यता। एक व्यक्ति संचालक नियुक्त किए जाने के योग्य न होगा यदि किसी उपयुक्त न्यायालय ने उसे मस्तिष्क से अस्वस्थ पाया हो, यानी दिमागी रूप से वो सक्षम नहीं हो। दूसरा, वह ऐसा दिवालिया हो जिसे मत्ती नहीं मिली है, मतलब कि या तो दिवालिया घोषित हो गया हो। तीसरा, यदि उसने दिवालिया होने का प्रार्थना पत्र दे दिया हो, भले ही न्यायालय ने उसको अभी दिवालिया घोषित ना किया हो। तीसरा, यदि उसे न्यायालय ने कंपनी के प्रवर्तन, निर्माण अथवा प्रबंध में दोषी ठहराया हो तो वो नहीं बन सकता है। अगला, यदि उसे नैतिक अपराध के लिए 6 माह की सजा दी गई हो और सजा को समाप्त हुए अभी 5 वर्ष भी पूरे ना हुए हों तो वो भी नहीं बन सकता है। और चौथा है, संचालक मंडल की दशाओं में अनुपस्थित रहने पर। यदि कोई संचालक बिना संचालक मंडल की आज्ञा के निरंतर सभाओं में 3 महीने तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति को पुनः संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पांचवा है, कानूनी प्रतिबंध, मतलब कि विधिक रूप से उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 253 के अनुसार प्रत्येक संचालक की नियुक्ति प्रत्येक प्रस्ताव द्वारा होनी चाहिए, अर्थात 2 या उससे अधिक संचालकों की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तब संभव है जबकि पूर्व में ऐसा करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर लिया गया हो। यानी कानूनी प्रतिबंध कैसे हो गया कि जब संचालकों की नियुक्ति की जा रही है तो एक प्रस्ताव सभा जो है वो आयोजित की जाती है और वो सभा जो है वो डिसाइड करती है कि किसको डायरेक्टर बनाना है। वहाँ केवल एक ही डायरेक्टर को नियुक्ति किया जा सकता है। वहाँ आप 2 डायरेक्टर की एक साथ नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी नियुक्ति की जाती है तो वो क्या है, विधिक रूप से लीगल नहीं होगी, वो लीगल जो है नियुक्ति नहीं होगी। तो अगर, लेकिन इसका एक ऑप्शन भी है कि अगर पहले किस संबंध में अगर कोई सर्वसहमति का प्रस्ताव पास हो चुका हो कि 2 लोगों को एक साथ डायरेक्टर चुन सकते हैं तो उस कंडीशन में फिर चुन सकते हैं, वो लीगल होगा। संचालकों की परिश्रमिक की अगर हम बात करें तो संचालक बनने कर्मी या संचालक जो है वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, अतः उसे परिश्रमिक पाने का गर्भित अधिकार होता है। गर्भित यानी कि एक छुपा हुआ अधिकार उसको मिला हुआ होता है, लेकिन अंतर नियमों की व्यवस्था के अंतर्गत अथवा सभा के सामान्य प्रस्ताव का अंतर नियम के अधीन विशेष प्रस्ताव के आधार पर संचालकों को परिश्रमिक दिया जा सकता है। संचालक के परिश्रमिक के संबंध में व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं। तो अगर हम इसके परिश्रमिक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, एजेंट होता है, तो उसे परिश्रम देने का कोई अधिकार वैसे तो नहीं होता है। ये एक छुपा हुआ अधिकार होता है, गर्भित अधिकार होता है। लेकिन क्या होता है कि कंपनी के अगर अंतर नियम जो बना दिए गए हैं
उस सीमा अंतर नियम में या जो सभा होती है उस सभा में सामान्य प्रस्ताव द्वारा या विशेष प्रस्ताव द्वारा ये निश्चित कर दिया जाता है कि संचालकों को ये मेहनताना ये पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो वो दिया जा सकता है। तो पहला, प्रत्येक सभा की फीस के रूप में संचालक अपना पारिश्रमिक संचालक मंडल की प्रत्येक सभा के लिए तथा समिति की प्रत्येक सभा के लिए फीस के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मंथली ना लेके वो क्या कर सकते हैं, जो सभाएं आयोजित की जा रही हैं उन सभा का संचालन करने के नाम से भी अपना पारिश्रमिक ले सकते हैं। दूसरा, पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक। ऐसा संचालक जो कंपनी के पूरे समय के लिए हो या प्रबंध संचालक हो तो उसे मालिक आधार पर या शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। ऐसा डायरेक्टर जो फुल टाइम हो या ऐसा डायरेक्टर जो केवल प्रबंध करता हो तो उनके लिए क्या है कि उनको एक निश्चित आधार पर दे दिया जाएगा पारिश्रमिक, उनका भुगतान का एक निश्चित कर दिया जाएगा, एक निश्चित प्रतिशत, यानी कि इसमें से उनको कितना प्रतिशत देना है कंपनी की जो लाभ है उन लाभों में से जो शुद्ध लाभ है। शुद्ध लाभ का मतलब क्या होता है, सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के जो लाभ बचता है वो शुद्ध लाभ होता है। तो शुद्ध लाभ में से कितना प्रतिशत उसको दिया जाएगा ये डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसको दे देते हैं। परंतु बिना केंद्र सरकार की अनुमति लिए हुए यह पारिश्रमिक प्रत्येक संचालक के लिए शुद्ध लाभ का 5% तथा एक से अधिक ऐसे संचालकों की दशा में शुद्ध लाभ का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, अन्य संचालकों की दशा में ऐसे संचालक जो कि पूरे समय के लिए न संचालक अथवा प्रबंध संचालक नहीं है को दिया गया पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभ का 1% तथा किसी दशा में शुद्ध लाभ का 3% तक हो सकता है। चौथा, पारिश्रमिक पर प्रतिबंध। यदि कोई संचालक उपयुक्त निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है तो वह अधिक पारिश्रमिक की राशि को कंपनी के प्रत्यक्ष की भांति रखेगा तथा उसे कंपनी को वापस कर देगा। पांचवा है पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना। एक सार्वजनिक कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी के संचालक के पारिश्रमिक में वृद्धि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक प्रतिशत उनका निर्धारित कर दिया है कि उनको शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा। उस प्रतिशत से ज़्यादा अगर ये मांगते हैं तो फिर केंद्र सरकार की अनुमति इनको लेना होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, जिसके ऊपर अक्सर LLB में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम जो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।